नमस्कार बैंकर साथियों, एसएमई बेसिक सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग टेंजिबल नेटवर्थ, गियरिंग रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम लोग लायबिलिटीज से करेंगे। लायबिलिटीज में जो पहली चीज़ दी हुई है वह है कैपिटल, जिसको हम लोगों ने ये कहा था कि जो बेसिक फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट होती है उसमें कैपिटल ही टेंजिबल नेटवर्थ होता है। इसकी चर्चा पिछले वीडियो में की जा चुकी है। आइए इसमें एक टेंजिबल, और ये भी कहा था कि टेंजिबल नेटवर्थ सिर्फ कैपिटल नहीं होता है, कुछ और भी होता है। आइए इसकी एक परत को और आज खोलने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर एक्स हैं जिनका प्रोप्राइटरशिप फर्म था एबीसी। तो उनकी कैपिटल मान लीजिए, इनिशियल कैपिटल जो है उनकी 100 रुपीज़ है। बैंक बोरोइंग्स जो है वो है 300 रुपीज़। क्लियर है। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं उनके पास मान लीजिए 50 रुपीज़ के सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, और अनसिक्योर्ड लोन जो है वो भी 50 है। टोटल कितना हुआ? 500 हुआ। इस 500 से जो नेट सेल्स करते हैं, वो नेट सेल्स मान लीजिए उनकी होती है 5000 रुपीज़ की, और जो प्रॉफिट निकल के आता है नेट प्रॉफिट 400 रुपीज़। अब कहना है इन भाई साहब का 400 रुपीज़ तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के सामने आया ज़रूर है, लेकिन हमको इसमें से कुछ पैसे घर चलाने के लिए चाहिए, जिसको हम लोग विड्रॉल्स कहते हैं। इसमें से मान लीजिए उनकी ज़रूरत 380 रुपीज़ की है। अभी 20 रुपीज़ बचे, और ये कहेंगे कि ये 20 रुपीज़ जो बचा है इसको हम कैपिटल को ऐड बैक करेंगे। यहाँ पे इनका कैपिटल 100 रुपीज़ था, यानी टेंजिबल नेटवर्थ 100 रुपीज़ थी। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर व्हेन ही इज डिक्लेयरिंग प्रॉफिट ऑफ ₹400 and he is telling that out of 400 rupees 380 rupees are required for my expenses, and the rest balance 20 rupees will be added back to capital. Then the tangible net worth at the beginning of the next financial year it becomes 120 rupees. And this is the capital also. आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक सीएमए डेटा का एक तरह से ये आउटलाइन बनाया हुआ है, उसी का हम लोगों ने स्नैपशॉट लिया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 38 लाख। फिर 9 लाख कह रहा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कुछ उसको भाई प्रॉफिट हुआ तो टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो 38 लाख में से 9 लाख माइनस हो जाएगा। डिस्पेंसेबल इनकम निकालने के लिए 38 लाख में से 9 लाख माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 29 लाख। अब उसका कहना है कि मुझे 29 लाख में से कुछ पैसे चाहिए, मतलब 18 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट कितनी है अपना एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, 18 लाख रुपीज़ आप निकालिए। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इक्विटी डिविडेंड पेड। डिविडेंड कंपनीज डिविडेंड करती हैं, तो कहाँ से कंपनीज डिविडेंड देती हैं? डिविडेंड शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो प्रॉफिट में से ही तो जाता है। तो ये अपने आप को ही डिविडेंड दे रहा है, अपने आप को ही पैसा दे रहा है। इसीलिए एक प्रोप्राइटरशिप फर्म में जब भी जो विड्रॉल्स होते हैं, विड्रॉल्स को यहाँ पर दिखा दिया। 29 लाख में से 18 लाख रुपीज़ उसने निकाल लिया, बचा कितना? 11 लाख। दिस 11 लाख विल बी एडेड बैक टू द कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रिटेंड प्रॉफिट जो है ये उठ के यहाँ से यहाँ चला आया। इनिशियल कैपिटल ऑफ द यूनिट कितना था? 99 लाख, उसमें 11 लाख ऐड हो गया। टोटल नेटवर्थ, इसी यहाँ टोटल नेटवर्थ है, इसी को टेंजिबल नेटवर्थ भी कहेंगे। ये सिर्फ बात हो रही है बेसिक फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट की। तो ये 99 + 11 1.1 हो गया, यानी 1.1 करोड़ इसका टेंजिबल नेटवर्थ हो गया। अब आइए नेक्स्ट ईयर कंपनी की जो प्रोप्राइटरशिप फर्म थी उसका प्रॉफिट कम हो गया, यहाँ 38 लाख से 29 लाख हो गया। 6 लाख उसको टैक्स देना है। डिस्पेंसेबल इनकम कितनी बची, या नेट प्रॉफिट जिसको कहते हैं 23 लाख। 23 लाख में से कह रहा है सर
मेरा रिक्वायरमेंट 19 लैक्स का है, फिर इक्विटी डिविडेंड पेड में 19 लैक्स लिया, बचा कितना 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपीज़ जो है वो एडेड बैक टू द कैपिटल। यहाँ पे कितना है 11 लैक्स, 11 प्लस 4 15, 1.14। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना हो रहा है 44 लैक्स का, 11 लैक्स वो टैक्सेस पे कर रहा है, बच कितना रहा है 33 लैक्स। ही इज टेलिंग हिज रिक्वायरमेंट इज 21 लैक्स, बचा कितना 12 लैक्स। यहाँ पे फिर ऐड बैक कर दी, यहाँ पे फिर ये 12 लैक्स जो है यहाँ ऐड बैक हो जाएगा, 15 प्लस 12 27। टोटल इसका नेटवर्थ कितना हो गया 1.26। किस तरह से फंक्शनिंग हो रही है समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रेशियो देखते हैं हम लोग, गियरिंग रेशियो। देखिए एक चीज मेरे भी समझ में नहीं आ रही है कि इसको गियरिंग रेशियो, बैंकिंग पैरालेंस में इसको गियरिंग रेशियो क्यों कहते हैं, जबकि गियरिंग का मतलब ही होता है रेशियो ऑफ, गियरिंग का मतलब ही होता है रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी। ये वैसे ही कुछ बात हो गई कि रिटर्न बैक, हाँ, या मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह के लोग गलतियाँ करते हैं बोलने में, ये कुछ उसी तरह की बात है। गियरिंग का मतलब ही होता है रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी, लेकिन चलिए अब गलती प्रचलन में है तो हमको भी मानना ही पड़ेगा। जितना तो क्लियर है कि गियरिंग रेशियो होता क्या है, रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी। जो हमारे रेलेवेंस का जो है वो दो रेशियोज हैं, पहला है TOL अपॉन TNW, दूसरा है TOL अपॉन एडजस्टेड TNW। TNW तो समझ में आ गया, ये एडजस्टेड TNW क्या होता है। TOL क्या होता है, TOL कुछ नहीं होता है, TOL इज टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज। कैसे निकालते हैं इसको, कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, यहां टोटल लाइबिलिटीज होगी दो तरीका है TOL निकालने का, या तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए, या फिर टोटल लाइबिलिटीज में से एक फिगर होगा यहाँ नीचे में, उसमें से कैपिटल को माइनस कर दीजिए, आपका TOL निकल जाएगा। और TNW कैसे निकलेगा वो हम लोगों ने देख लिया है, TOL अपॉन TNW। अब ये एडजस्टेड TNW क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर एक्स हैं, इनका एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है ABC, जिसमें इनकी इनिशियल कैपिटल कितनी थी 100 रुपीज़ थी, बाद में कुछ प्रॉफिट डाल के इनकी कैपिटल कितनी हो गई, TNW कितना हो गया इनका 120। अब ये भाई साहब मिस्टर एक्स जो हैं अपने भाई वाई के साथ एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, और एक नई एक्टिविटी, मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं जो एक नई एक्टिविटी में शामिल होती है, हो सकता है इस एक्टिविटी में भी शामिल हो सकता है एक दूसरी एक्टिविटी में भी शामिल हो। उस फर्म का नाम होता है PQR। इसको कुछ ये अपना कंट्रीब्यूशन, इनिशियल कंट्रीब्यूशन तो देंगे ही देंगे PQR को। मान लीजिए 120 में से इन्होंने 30 रुपीज़ जो है अपना शेयर, मिस्टर एक्स ने अपना शेयर 30 रुपीज़ जो है या 40 रुपीज़ इसको दे दिया, PQR फर्म को दे दिया। उसका कैपिटल, शुरुआत का जो कैपिटल होता है, शुरुआत के कैपिटल में इन्होंने 30 रुपीज़ दे दिया। यहाँ पर इनके पास टेंजिबल नेटवर्थ कितना है 120, यानी कि ये 120 रुपीज़ जो है अपना इस ABC जो कंपनी है, इनकी प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है, इसमें लगा सकते हैं। लेकिन उसमें से 30 रुपीज़ एक दूसरी फर्म में लगा दिया, यानी इनके पास अब इस फर्म के लिए तो पैसा कम हो गया ना, ABC के लिए तो पैसा कम हो गया ना। कितना कम हो गया 120 माइनस 30। अब ABC फर्म के लिए में तो इतनी ही कैपिटल लगी है, तो यही हो जाता है एडजस्टेड TNW। ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट इन अदर फर्म्स में TNW में से इन्वेस्टमेंट इन अदर फर्म्स को माइनस करते हैं, जो फिगर निकल के आता है उसको एडजस्टेड TNW कहते हैं। और ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैंक्स जो हैं आजकल इसी रेशियो को
प्रेफरेंस दे रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं। और ये रेशियो होना कितना चाहिए? देखिए, कोई भी रेशियो कितना होना चाहिए, सारे बैंकों की अलग अलग पॉलिसी होती है। तो आप लोगों को सलाह है कि जो भी आप लोगों के बैंक की जो पॉलिसी है, लोन पॉलिसी गाइडलाइंस, उसको ज़रूर पढ़ें। लोन पॉलिसी गाइडलाइंस जो होती है करीब 100 पेजों का एक डॉक्यूमेंट होता है, 100 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट होता है, जो कि काफ़ी उसमें बैंक का लेंडिंग विजन, एक तरह से कह लीजिए लोन पॉलिसी गाइडलाइन जो है आपके बैंक का एक लेंडिंग विजन होती है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसको जानने का पहला फ़ायदा क्या है कि आपके पास कोई भी प्रपोज़ल आता है तो प्रपोज़ल आपके लेंडिंग फ्रेमवर्क में, बैंक का जो लेंडिंग फ्रेमवर्क है उसमें फिट होता है कि नहीं होता है, वो आप देखते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका नॉलेज बढ़ता है, योर कमांड ओवर, योर ग्रास्प ओवर द सब्जेक्ट, वो भी मजबूत होता है। इसलिए लोन पॉलिसी गाइडलाइन ज़रूर पढ़ें और अपने साथियों के साथ ज़रूर डिस्कस करें, काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो इन वन ऑफ द बैंक्स, लीडिंग बैंक, वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इसका 4 माना गया, 4 दे एक्सेप्ट, वाइल ट्रेड एंड सर्विसेज के लिए इसको 5, इस रेशियो को 5 होना चाहिए, 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऊपर हो जाएगा, अच्छा इसको एक मिनट, TOL अपॉन TNW मान के चलिए, ये हमेशा 5 से कम होना चाहिए या 4 से कम होना चाहिए। 4 से ऊपर हो गया तो इसका क्या मतलब होता है? अगर ये रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ज़्यादा होगा कि जो न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की क्वांटिटी कम है। लाइक सपोज कीजिए TOL अपॉन TNW मान लीजिए किसी फर्म का X है और दूसरी फर्म का TOL अपॉन TNW सेम रेशियो जो है वो Y है, ठीक है। हम कहते हैं X इज ग्रेटर देन Y, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो रेशियो है, आउटसाइड लायबिलिटी का रेशियो जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब कंपनी का जो गेयरिंग है, इट इज़ गेयर्ड, इसको लिवरेज रेशियो भी कहते हैं, इट इज़ लिवरेज्ड, यानी कि इसके पास जो बोरोइंग्स है, इस कंपनी के पास बोरोइंग्स ज़्यादा है। जब जिसके पास बोरोइंग्स ज़्यादा होगी, बैंकर्स के लिए वो सिचुएशन थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, इसीलिए लोअर द रेशियो बेटर द पोजीशन माना जाता है बैंकिंग में। आइए अगला चलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी होता है PBT अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इन परसेंटेज फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मिस्टर X का सेल्स कितना था, नेट सेल्स इनका 5000 था, प्रॉफिट कितना था इनका 400, ठीक है। तो 400 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 8%, यानी इनका प्रॉफिट कितना था, 8% था। ये रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में सेल्स 5000 रुपीज़ है, नेक्स्ट ईयर सेल्स जो है उनकी बढ़ के सपोज 6000 हो जाती है, तो 8% के हिसाब से इनका प्रॉफिट 480 रुपीज़ होना चाहिए, क्योंकि पहले साल इतना 8% का प्रॉफिट था। अगर प्रॉफिट 480 से कम हो जाता है, मान लीजिए 460 रहता है, तो इसका क्या मतलब है कि सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर आप यूनिट से यू कैन आस्क क्वेश्चन कि इसका रीज़न बताइए क्या होगा। यू आर सपोज टू आस्क द क्वेश्चन कि देखिए साहब, पिछले साल आपका नेट सेल्स इतना था, प्रॉफिट इतना था, आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो थी ये इतनी थी, हालांकि सेल्स आपका बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन आपका प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो कम हुआ है, इसका कारण बताइए। और बैलेंस शीट अगर आप ठीक से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई ऐसा खर्चा उसने बढ़ा दिया है, ज़्यादा कर दिया है, जैसे मान लीजिए एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर दिया है, तो खर्चा किया है तो प्रॉफिट फिगर ऑब्वियसली कम नीचे आएगा। तो इन सब का थोड़ा सा एक बार केयरफुल रहने का है। एक चीज़ और देखने का है,
मान लीजिए सेल्स, नेट सेल्स इन ईयर 1 एंड ईयर 2, ठीक है, किसी कंपनी का नेट सेल्स इन ईयर 1 एंड ईयर 2, यहाँ पे इसका सेल्स मान लीजिए 5000 है, कमोडिटी है, कमोडिटी ट्रेडिंग का काम कर रहा है, यहाँ पे ईयर 2 में 6000 है। तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब पूछा जाएगा प्रश्न कि कैसे, यहाँ तो सेल्स बढ़ रही है, इसका मतलब कि कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखने का है, ये देखते हैं, मान लीजिए जो कमोडिटी कोई ट्रेड कर रही है, 50 यूनिट्स बेचा मान लीजिए किसी कंपनी ने, और एक यूनिट का दाम हो गया 100 रुपीज़, तो 5000 सेल्स होगा। अगले साल इसका ये घट गया, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स घट गया, लेकिन प्राइस बढ़ गया। किसी कारण से प्राइस राइज होता है, उससे अगर नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड में अगर कमी आती है तो वो भी थोड़ा देखने का है कि परफॉर्मेंस ऑफ द यूनिट। क्लियर है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये क्या होता है? अभी तक सिर्फ हम लोग वर्किंग कैपिटल फिनांस की बात कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल फिनांस की बात कर रहे हैं, टर्म लोन की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग टर्म लोन का हल्का जिक्र करेंगे। टर्म लोन में एक रेशियो होता है DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। बहुत लोगों के लिए सरदर्द बना होता है, ये DSCR होता क्या है। खैर, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग टर्म लोन देखेंगे। तो समझ लीजिए कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है एक तरह का DSCR ही है, भाई भाई है, ठीक है, रिश्तेदार हैं। अच्छा, आप लोगों ने पी सेगमेंट में तो काफ़ी काम किया होगा, काम नहीं भी किया होगा तो पी सेगमेंट का तो काफ़ी अच्छा आइडिया होगा ही। पी सेगमेंट में भी DSCR होता है, उसका नाम क्या है आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी फिलहाल हम लोग चर्चा इस पर आते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR। क्या होता है ICR? ICR इज PBDIT। PBDIT क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर डिप्रेसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। फिर से, प्रॉफिट बिफोर डिप्रेसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, PBDIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, इसको हम लोग ICR कहते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जो बेंचमार्क होता है वो होता है 2.67, और जो एक्सेप्टेबल लेवल होता है ये होता है 2 यूजुअली, ठीक है। अगर 2 के नीचे है ICR, 2 के नीचे है, बोलने का मतलब हुआ कि PBDIT बोले तो 2 हुआ, इंटरेस्ट 1 हुआ, ये तब ये 2 होगा। मान लीजिए ये वाला कम हो जाए, 2 से ये 1.85 हो जाए सपोज कीजिए, तब थोड़ा सा आप लोगों को केयरफुल रहने का है, इस पे अच्छा सा जस्टिफाई करने का है कि क्यों ये 2.67 या 2 से नीचे है। उसके बाद आप लोगों का प्रपोजल, उसके बाद ये होगा। यहाँ पे जानना है कंपनी से कि क्यों भैया, क्यों तुम्हारा जो है यह 1.85 यह जो है रेशियोज जो है इतना, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी एक तरह की प्रॉफिटेबिलिटी है। इसका मतलब ये होता है कि जितना प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है उस अनुपात में, उस रेशियो में जो इसका इंटरेस्ट आउटले है वो ज़्यादा है। तो इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? या तो इसको घटा दिया जाए, इंटरेस्ट को डाउन किया जाए, या फिर इसको बढ़ाया जाए। इंटरेस्ट को घटाने का तरीका क्या है? वो कहीं से अपना पैसा इक्विटी इन्फ्यूज़ करे। इक्विटी इन्फ्यूज़ करेगा तो क्या क्या बढ़ेगा? TOL/TNW बढ़ेगा, करंट रेशियो भी बढ़ेगा, करंट रेशियो भी इम्प्रूव करेगा। दिस रेशियो विल इम्प्रूव, एक्चुअली दिस रेशियो विल इम्प्रूव कहने का मतलब होता है कि एक रेशियो कम डाउन होगा, करंट रेशियो इम्प्रूव करेगा। तो उससे कंपनी की स्थिति साउंड होती है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ हम लोग और फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह के वीडियो का लाभ ले सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।